नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ का प्रोग्राम है जहां पर हम जो भी इम्पोर्टेंट खबरें रही हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको सवालों के ज़रिए, एमसीक्यू के सवालों के ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है, उस अवधारणा को लेकर कोई सवाल आता है, तो उस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकें। तो ये जो हमारी वीडियो है, एमसीक्यू की वीडियो है, इस पूरी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखा जाए हमारी पहली खबर को, यानी हमारे पहले सवाल को। तो हमारा पहला सवाल है, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से सड़क यात्रा के दौरान इनमें से किस शहर के पार होने की संभावना नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैसॉट, ऑप्शन बी मांडेले, ऑप्शन डी तामू, या फिर चौथा विकल्प है आपका मोरेह। तो नीचे दी गई कूट का उपयोग करके सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। आप विकल्प देखें, ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जब आप इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आप इन सभी पॉइंट से होकर के गुजरेंगे, इन सभी जगहों से होकर के गुजरेंगे। एक बार इसके बारे में विस्तार से बात करें तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय समझौता जो है, यह त्रिपक्षीय राजमार्ग जो है, ये बेसिकली आपका 1360 किलोमीटर लंबा राजमार्ग होने वाला है। इसमें 3 देशों को कवर किया जाएगा, भारत को, म्यांमार को और थाईलैंड को। तीनों देशों की एक संयुक्त पहल है, बहुत सारे शहरों से होकर गुजरने वाली है। सबसे ज़्यादा शहर आपको इसमें म्यांमार के देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से शहर हैं म्यांमार के? इसमें तामू देखने को मिलेगा आपको, कलेवा देखने को मिलेगा, यारगी मिलेगा, मनोवा है, मांडले है, बावनटगी है, कवारिक है। इसके अलावा भारत की अगर आप देखें तो ये सारे शहर आपके म्यांमार के हैं। भारत का मोरेह शहर इसमें शामिल है और थाईलैंड का मैसॉट शहर इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। मैसॉट जगह यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये जो आपका राजमार्ग है ये सभी जगहों से होकर के गुजरेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। इस राजमार्ग से अगर आप बात करें तो आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा शेष दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और वस्तुओं और सेवाओं की जो आवाजाही है उसमें आपको ज़्यादा वृद्धि नजर आ सकती है इस पूरी योजना के परिणाम स्वरूप। इसके अलावा इससे रोजगार सृजन की संभावना भी बढ़ जाती है, यानी कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ लोगों की आजीविका में भी आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र के उद्यमों यानी कि सीपीएसई में अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? हमारे पास 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, सरकार विनिवेश से अर्जित राजस्व का उपयोग मुख्यतः विदेशी ऋण चुकाने के लिए करना चाहती है। हमारा दूसरा कथन है कि सरकार अब सीपीएसई का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखने का इरादा नहीं रखती है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ना तो एक, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर दोनों ही जो आपके कथन हैं ये दोनों के दोनों कथन आपके गलत हो जाते हैं। तो दोनों कथनों पर विचार करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर विनिवेश को समझना पड़ेगा। विनिवेश को इंग्लिश में आप बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट का विपरीत। इन्वेस्टमेंट में क्या आप करते हैं? इन्वेस्टमेंट में आप संपत्ति खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं? आप अपनी संपत्ति या फिर उसकी जो सहायक कंपनी है उसको उसका उसको उससे उसका पैसा उसको जो है आप बेच देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ मौद्रिक लाभ होता है। तो किसी परिसंपत्ति की बिक्री के अभाव में विनिवेश का तात्पर्य पूंजीगत व्यय में कटौती से भी हो सकता है, जो किसी सरकार या संगठन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के भीतर अधिक उत्पादन क्षेत्रों में संसाधनों के पुनः आवंटन में को सक्षम बनाता है। अब भारत में जो है सरकार भी विनिवेश करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। सरकार के पास जो एसेट्स हैं, जैसे आपने सुना होगा एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन दरअसल किया गया था। तो 2 शब्द यहाँ पर आपको मिलेंगे, प्राइवेटाइजेशन एक शब्द है और एक दूसरा शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। दरअसल होता क्या है कि अगर कोई कोई सरकार है और सरकार अपनी किसी एंटिटी का प्राइवेटाइजेशन करती है तो इसका मतलब ये है कि सरकार उस एंटिटी में अपनी 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी को बेच रही है, यानी अब सरकार के पास 49% से कम हिस्सेदारी रहेगी। अब ये क्यों? तो अगर आपके पास किसी कंपनी की 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, यानी कि आप उस कंपनी के बोर्ड में बहुमत में हैं और आपका जो डिसीजन होगा वो वहाँ पर लागू होगा।
लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेच दी तो फिर आप वहाँ पर बहुमत में नहीं रह जाते, जैसा कि सरकार के मामले में होता है। तो अगर सरकार अपनी किसी कंपनी में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों को दे देती है तो वहाँ पर वो कंपनी क्या कहलाती है, वो कंपनी प्राइवेट हो जाती है, वो कंपनी निजीकरण का जो है निजीकरण वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब दूसरा शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। विनिवेश में सरकार क्या करती है, सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी तो बेचती है लेकिन सरकार 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं बेचती, यानी कि जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं, जो मेजॉरिटी शेयर हैं, वो अभी भी सरकार के पास बने रहते हैं। अब हमने प्राइवेटाइजेशन में देखा सरकार 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेच देती है। डिसइन्वेस्टमेंट में हो सकता है सरकार 100 में से अपनी 20% हिस्सेदारी बेच दे। अब ये जो 20% हिस्सेदारी बेची है सरकार ने, इससे सरकार को कुछ पैसा भी मिलेगा। ये पैसा राष्ट्रीय निवेश कोष यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाता है और इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में सरकार करती है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया जा सकता है, उनको दोबारा से पैसे दिए जा सकते हैं, उनको डूबने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार अलग अलग परियोजनाओं में इस पैसे को लगा सकती है, सरकार दूसरे क्षेत्रों में इन पैसे को लगा सकती है, जैसे हेल्थ का सेगमेंट हो गया, एजुकेशन का सेगमेंट हो गया, सिक्योरिटी का सेगमेंट हो गया, डिफेंस का सेगमेंट है, वहाँ पर भी इस पैसे को लगाया जा सकता है। तो ये हमने बेसिक सा डिफरेंस समझा कि आपका प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो अब विनिवेश के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे एक उद्देश्य हो सकता है कि सरकार अपने वित्तीय बोझ को कम करना चाहती है, सरकार जो है सार्वजनिक वित्त में सुधार करना चाहती है, प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन लागू करना चाहती है, विकास को जो है फंड करने की ज़रूरत है, यानी कि हमारे डेवलपमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है, तब भी सरकार कई बार बेसिकली अपना जो अपनी संपत्ति है उसको बेच देती है, उसमें अपने स्वामित्व को कम कर देती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन एक यहाँ पर सही नहीं है। इसके अलावा हमने पहले भी देखा, जैसे अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो सरकार दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन में कहा गया है कि विनिवेश से सरकार जो है कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं रखती है। लेकिन हमने क्या देखा, कंपनी के प्रबंधन में जो नियंत्रण समाप्त होता है वो प्राइवेटाइजेशन में होता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट में नहीं होता। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जो है सरकार के पास कम शेयर रहता है, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार के पास अभी भी मेजॉरिटी शेयर मौजूद रहता है। और इसी वजह से ऑप्शन दो भी यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को आप देखिए। तो अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न हो सकती है। हमारे जो चार ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर दिए गए हैं, पहला है विस्तारवादी नीतियां, दूसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन, तीसरा है मजदूरी का मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, चौथा है उच्च क्रय शक्ति, इसके अलावा आपको पांचवा मिलेगा उच्च बढ़ती ब्याज दरें। अब हमें नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है कि इनमें से कौन से आपके ऐसे ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस की वजह से बेसिकली आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। एक बार इसको आप लिख लें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। अब सरल शब्दों में आप समझें, वर्ड टू वर्ड अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की जो है डिमांड बढ़ने की वजह से, जब किसी वस्तु की जो है मांग बढ़ने की वजह से किसी वस्तु की प्राइस में बढ़ोतरी होती है, तो इसको आप कहते हैं क्या, इसको आप कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति इसको कहा जाता है। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या कहा गया है। इसका सही जवाब वैसे जो है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 4 यहाँ पर सही जवाब हैं। और क्यों सही जवाब हैं उनको आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। सबसे पहले विस्तारवादी नीति से क्या होगा, विस्तारवादी नीति से बेसिकली बाजार में जो है आपको ज़्यादा तरलता देखने को मिलेगी, और जब बाजार में तरलता ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों की खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है। लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। तो पहला यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। दूसरा राजकोषीय प्रोत्साहन, यानी कि अगर सरकार राजकोषीय प्रोत्साहन देती है, सरकार बेसिकली ब्याज दरों को कम कर देती है, तो इसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है, तरलता बढ़ती है, और तरलता बढ़ने की वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये भी दूसरा भी सही जवाब है। आप चौथे आप देखें उच्च क्रय शक्ति, यानी कि लोगों की अगर परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लोगों की खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदारी करेंगे, ज़्यादा परचेजिंग करेंगे। अब ज़्यादा खरीदारी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स को देखा, जो 3 पॉइंट्स यहाँ पर सही जवाब हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है कि सरकारी खर्च में वृद्धि से निजी निवेश खर्च में वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है।
तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्राउडिंग इन, ऑप्शन बी घाटे का वित्त पोषण, ऑप्शन सी क्राउडिंग आउट, ऑप्शन डी पंपिंग आउट। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, इसको बोला जाता है क्राउडिंग इन। एक बार इन तमाम शब्दों को, जो भी शब्द आपके सामने दिए गए हैं उनको आप डिफाइन करें। तो इसमें पहला शब्द है आपका क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन क्या होता है? तो क्राउडिंग इन का बेसिकली मतलब ये है कि जब आपकी जो सरकार है, जब सरकार के खर्च में बढ़ोतरी होती है और सरकार के इस खर्च में बढ़ोतरी की वजह से निजी क्षेत्र का निवेश भी बढ़ जाता है, तो आप क्या कहेंगे इसको? आप इसको कहते हैं क्राउडिंग इन। यानी कि आपका सरकार अगर जो है कुछ पैसा खर्च कर रही है, सरकार अगर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर भी अगर आपका ज़्यादा पैसा खर्च करने लगता है तो इसको कहा जाता है क्राउडिंग इन। तो क्राउडिंग इन जो है वो बेसिकली जो हमारी फर्में हैं उनको निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसकी वजह से उनको ज़्यादा लाभ हो सकता है। अब दूसरा शब्द यहाँ पर आता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का क्या मतलब है? तो क्राउडिंग आउट उस प्रभाव को कहा जाता है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते खर्च से निजी क्षेत्र के खर्च में कमी आ जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ आपका सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च बढ़ रहा है और निजी क्षेत्र का खर्च भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है क्राउडिंग आउट में, जब सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च तो बढ़ता है लेकिन निजी क्षेत्र का खर्च कम हो जाता है, इसको आप कहते हैं क्राउडिंग आउट। तो ये क्राउडिंग आउट को हमने समझा। तीसरा शब्द है यहाँ घाटे का वित्त पोषण, यानी कि डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? ये एक प्रैक्टिस होती है, इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, जिसमें सरकार उधार लेकर के या नए कोष बना करके, नए फंड बना करके बेसिकली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। इसको आप बहुत सरल एग्जांपल से समझें। मान लीजिए सरकार 100 रुपये जो है कमा रही है और 120 रुपये खर्च कर रही है। अब सरकार अगर 100 रुपये कमाती है, 120 रुपये खर्च कर रही है, तो अब 20 रुपये कहाँ से लाएगी सरकार? जो जो 20 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा बचते हैं वो कहाँ से लाएगी? ये 20 रुपये लाए जाएंगे आपका उधार लेकर के। इसी को कहा जाता है डेट फाइनेंसिंग। इसके अगले वर्ड्स को अगर आप देखें, अगला वर्ड है पंपिंग आउट। पंपिंग आउट क्या होता है? तो पंपिंग आउट की सिचुएशन बेसिकली एक फिनोमिना है जो हमें मंदी के दौरान या उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं उसको कहा जाता है। तो आमतौर पर इसमें विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक उदास अर्थव्यवस्था में सरकारी धन की छोटी मात्रा को पंप किया जाता है। इसमें क्या करती है सरकार? अगर आपकी इकोनॉमी में मंदी आई हुई है, रिसेशन आया हुआ है, आपकी इकोनॉमी अभी मंदी से या फिर उभरी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत कम होगी, यानी कि लोगों की खर्च करने की जो क्षमता है वो कम है। और खर्च करने की क्षमता इस वजह से कम है क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप एज अ सरकार? आप सरकार होने के नाते जो है अपने जो आपका फंड, आपका आपका जो राजस्व, आपकी जो ट्रेजरी है, जो आपका जहाँ पर आपके पैसे रखे हैं वहाँ से आप थोड़े से पैसे निकालेंगे और इकॉनमी में आप उस पैसे को डाल देंगे। अब जब वो पैसा आप इकॉनमी में डालेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आएगा, लोग उस पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे। और जब लोग पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे आपकी जो इकॉनमी है वो पटरी पर आने लगेगी, धीरे धीरे आपकी इकॉनमी बेहतर होने लगेगी। तो इसको कहा जाता है पंपिंग आउट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आप देखें। तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है, हमारे जो कथन है आपके सामने, पहला है वो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। दूसरा कथन है उत्पादन के समग्र स्तर में वृद्धि। तीसरा कथन है प्रभावी मांग में वृद्धि। अब नीचे दी गई कोट के आधार पर हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। हमारा पहला विकल्प है पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा विकल्प है केवल एक और दो, तीसरा विकल्प है हमारा केवल दो और तीन, और चौथा विकल्प है एक, दो और तीन। तो इसका जो सही जवाब होगा कि आपका कीमत के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं, कीमत किस वजह से बढ़ सकती है? तो एक तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की वजह से कीमत बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर जो है उत्पादन के समग्र स्तर में कमी आती है तो कीमत क्या होगी? तो भी आपकी कीमत जो है कम हो सकती है। अगर क्योंकि उत्पादन का स्तर कम हो जाए तो जो आपकी सप्लाई है वो कम हो जाती है, और अगर मांग बढ़ती है तो भी आपकी कीमत बढ़ सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। एक बार इसको आप देख लें तो तीनों ही कथन यहाँ पर आपके सही थे। सही क्यों थे उसको हम यहाँ पर समझने की एक बार कोशिश करते हैं। अब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी तो क्या होगा? तो अगर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, सरकार ज़्यादा पैसे सप्लाई करेगी इकोनॉमी में, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, और तरलता बढ़ने का मतलब ये है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोग खर्च करेंगे और आपका जो कीमत स्तर है वो बढ़ जाएगा। उत्पादन के स्तर में अगर कमी आती है, यानी कि प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये है कि सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई कम होने का मतलब ये है कि अब लोग जो है एक ही सामान के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने की समर्थ, ज़्यादा पैसे चुकाने के लिए राज़ी हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी आपका कीमत स्तर बढ़ जाता है। और तीसरा कथन है कि प्रभावी मांग में वृद्धि हो गई, यानी कि लोग अब जो है ज़्यादा डिमांड करने को तैयार हैं।
जब ज़्यादा डिमांड हो रही है तो उसकी वजह से भी कीमत स्तर में वृद्धि होगी। तो इस वजह से कथन जो है आपका ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। एक बार इसको आप देखें तो मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकते हैं, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता की तुलना में जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम हो जाता है तो भी आपका मांग स्तर में मुद्रास्फीति में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके अलावा उच्च मांग और कम आपूर्ति के साथ आपूर्ति अंतर प्रभावी मांग को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको मूल्य स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हुए जिन पॉइंट्स पर हमने यहाँ पर बात की, और सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर हमने जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अब अंत में अपने आखिरी सवाल को देख लिया जाए तो हमारा जो आखिरी सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है कि किसी व्यवसाय में प्रयुक्त सूचना जो आमतौर पर जनता के लिए अज्ञात होती है तथा जिसे गोपनीय रखने की कंपनी के कड़े कदम उठाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी एक व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट, ऑप्शन डी एक ट्रेड मार्क। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि उसको ट्रेड सीक्रेट या व्यापार रहस्य कहा जाता है। तो कंपनी की ऐसी कोई भी जानकारी जो कंपनी गोपनीय रखना चाहती है, जो कंपनी चाहती है कि लोगों के सामने वो जानकारी ना जाए, उसको कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आपने भले ज़रूर ही कोको कोला ज़रूर पिया होगा। तो कोको कोला जो कंपनी है एक ये ड्रिंक बनाती है, या फिर आपने दूसरी कोई भी ड्रिंक पी होगी। तो अगर आप सोचेंगे, अगर आपने कभी महसूस किया होगा कि बेसिकली जो तमाम ड्रिंक्स आती हैं, इनमें से किसी भी ड्रिंक का टेस्ट सेम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोको कोला की 10 बॉटल्स लेकर आएंगे तो उन सभी बॉटल्स में आपको सेम टेस्ट मिलेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कोको कोला नाम की जो कंपनी है उसने अपना एक अलग फॉर्मूला तैयार किया है, और वो फॉर्मूला बाजार में नहीं है। वो फॉर्मूला केवल वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उसको तैयार करते हैं वही लोग जानते हैं। तो इसको कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट। तो अगर ये फॉर्मूला मार्केट में आ जाएगा, अगर लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में, तो लोग क्या करेंगे? लोग भी बेसिकली इसी तरह की जो ड्रिंक्स हैं वो बनाना बनाना शुरू कर देंगे, जिससे कोको कोला को नुकसान होगा। तो इसको कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट में आप बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे कंपनी की जो विपणन योजनाएं यानी मार्केटिंग जो प्लानिंग है। इसके अलावा कंपनी की वेतन संरचना, ग्राहक सूची यानी कि कंज्यूमर कौन से कंपनी के हैं। इसके अलावा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए किए हैं कंपनी ने, कंप्यूटर सिस्टम का विवरण, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो भी तमाम जानकारियां हैं वो भी आपका ट्रेड सीक्रेट का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो इसी नोट के साथ आज की अपनी वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने परिवारजनों को वीडियो के बारे में बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।